Good morning, friends. How are you? Are you fine? I think you are fine. देखिए हमारी DSSB TGD मैथ्स की क्लास चल रही है लगातार। 2 लेक्चर हम इसके पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिलेबस डिस्कस किया, बल्कि 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली बात आई थी हमारी नंबर सिस्टम की, दूसरे बात हमारी आई थी बहुपद की। आज थर्ड लेक्चर में बात करते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रैखिक और समीकरण, ये दो बातें होती क्या हैं। तो देखिए ध्यान से, एक होता है आपका कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है अचर और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। कांस्टेंट जो फिक्स होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जितनी भी हम काउंटिंग करते हैं। वेरिएबल जो चेंजेबल है, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, बदला जा सकता है, जैसे हमारी अल्फाबेट ABCD, इस तरह से ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं यानी कि मिलाते हैं, तो बनता है हमारा एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक। क्या बनता है? व्यंजक। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल को मिलाने से व्यंजक बना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई व्यंजक लिख लें, x2x² + 3x। अब इस व्यंजक के यदि इक्वल टू का साइन इसमें लगाकर और RHS में कोई भी वैल्यू लिख दी जाए या 0 लिख दिया जाए, यानी कि व्यंजक में अगर दो साइड बना दी जाए LHS एंड RHS, तो ये क्या बन जाता है? इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो समीकरण क्या है? जब किसी बहुपद या किसी व्यंजक में LHS और RHS दोनों साइड क्रिएट कर दी जाती हैं एक इक्वल टू का साइन लगाकर, तो उसे बोलते हैं समीकरण। बात आई है रैखिक समीकरण की, तो याद करिए बहुपद हमने पढ़ा था, उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों चीजें पढ़ी थी। तो देखिए पहली बात, रैखिक बहुपद में क्या पढ़ा था? ये एक घाती बहुपद में हमने पढ़ा था ऐसा व्यंजक जिसमें वेरिएबल x की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1। तो रैखिक में क्या है? ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 1 होगी। इक्वेशन विच हैव maximum power 1, which have maximum power 1 of variable, यानी कि जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 1 होगी, वो कहलाएगी रैखिक समीकरण। तो जैसे x + 2 = 0, ये तो हुई एक चर में रैखिक समीकरण। अब दो चरों की बात करें तो x + 2y = 3, ये होगी दो चरों में, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं। तो आज हम इसी प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इन समीकरणों को, मान लिया दो समीकरण दिए हुए हों इस तरह से 5, तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे मेथड है। वैसे फर्स्टली दो मेथड है, एक ग्राफिकल, दूसरा है अलजेब्रिक। ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफ बनाना, ये तो हमें एग्जाम में आने वाला है नहीं। इस तरह का क्वेश्चन तो ग्राफिकल मेथड का तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अलजेब्रिक मेथड हमारी बात आती है, इसमें 3 है। एक है एलिमिनेशन, यानी कि आपने हिंदी में पढ़ा है इसे विलोपन। क्या पढ़ा है? विलोपन। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, इसे आपने पढ़ा है प्रतिस्थापन। क्या पढ़ा है? प्रतिस्थापन। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपने पढ़ा होगा वज्र गुणन। 3 प्रकार के मेथड इसमें आपके आएंगे और इन तीनों मेथड्स को हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और वज्र गुणन, तीनों के तीनों मेथड सॉल्व करने में हमें कोई किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो देखिए सबसे पहले जब हमें इक्वेशन दी हुई होंगी, जब हमें कोई दो इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यही दो इक्वेशन दी हुई है, तो इनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। उन स्पेसिफिक कंडीशंस को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। फर्स्ट है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू हुआ b1/b2। अब a1 और b1 कहां से आएंगे? तो ध्यान दीजिए, जो ये समीकरण है इसकी कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। इससे तुलना कर देंगे। यहां पर जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c। अब दोनों इक्वेशन में ये चीज कंपेयर करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू आते हैं तो रेखाएं बोली जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं?
प्रतिच्छेदी यानी कि वे ग्राफ पेपर पर इस तरह से क्रॉस करती हैं किसी पॉइंट पर, और ये पॉइंट होता है उनका कॉमन पॉइंट या सॉल्यूशन पॉइंट। उसके बाद इस प्रकार की समीकरणों का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक ही हल संभव है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। और थर्ड हमारा आता है, फिर हम इन वाले इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट या संगत, कंसिस्टेंट या संगत। दूसरी बात करते हैं हम, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ जाएं तो रेखाएं होती है संपाती। संपाती का मतलब आप सब जानते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी का आ जाना, यानी ये फर्स्ट वाली है तो सेकंड वाली भी इसी के कंप्लीटली ऊपर आएगी, इसे ही कवर कर लेगी पूरे को, तो ये क्या कहलाएगी हमारी संपाती रेखाएं। और इस प्रकार की इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं, कितने भी सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और इसे बोलते हैं, देखो आता तो ये भी कंसिस्टेंट ही है, लेकिन इसे बोलते हैं साथ साथ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, यानी कि ये डिपेंड करता है या आश्रित संगत बोलते हैं। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पे डिपेंड करती है ऐसे। अब थर्ड हमारी कंडीशन आती है a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, तो इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि वे कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इस तरह से आएंगी समांतर रेखाएं, और समांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, असंगत। तो देखिए सबसे पहली बात तो शॉर्टकट में आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी देगा और आपसे कहेगा समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत, तो आपको टिक करना होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं है, इनमें से पूछ सकता है, या प्रतिच्छेदी संपाती और पैरेलल लाइंस ये पूछ सकता है। क्लियर बात इतनी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है, यदि हम करें मेथड से क्वेश्चन, तो ये तो हो गया हमारा क्लास 10th का टॉपिक है, तो क्लास 10th के बच्चे की अगर सीखना चाहें तो वो तो कर सकते हैं मेथड से, लेकिन हम यहाँ मेथड नहीं करेंगे, हमें वहां पर एक से मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आंसर लिखना होगा। तो कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज दैट हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y, दो क्वेश्चन में लिखता हूँ, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, 2x + 3y = 4, एक है 3x + 4y और इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये देखिए, और एक क्वेश्चन में लिख लेता हूं 3x 4y -6 4x 3y 4, ठीक है। दो इक्वेशंस हमारे पास है, दोनों में डिफरेंस भी देखिए, दोनों का सॉल्यूशन भी देख लीजिए, और अगर इन दोनों का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया तो मेरी गारंटी है 10 सेकंड के अंदर अंदर वहां पर आप आंसर लिख देंगे। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, देखिए इनका रेशियो देखिए, a1/a2 कितना है 2/3, b1/b2 कितना है 3/4, और c1/c2 कितना है हमारा इस वाले क्वेश्चन में 4/6, यानी 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये भी कितना है 2/3। इतनी बात कर लेते हैं। देखिए a1/a2 का रेशियो c1/c2 के इक्वल है, यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जब सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखेंगे ध्यान से क्या x के कोएफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है, या y के कोएफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है। अगर x वाला कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल आता है, देखो ये भी 2/3 ये भी 2/3, तो समझ लीजिए y की वैल्यू क्या हो गई है 0, और अगर y वाला रेशियो इसके इक्वल आता तो x की वैल्यू 0। क्लियर बात इतनी, मतलब कोई भी एक रेशियो अगर इधर वाले रेशियो के इक्वल है तो दूसरा जो बचेगा वो 0 होगा, 101% है ये, और ये y 0 आया है तो y 0 कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की जगह 0, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये तो 0 होगा, 2 अपॉन में जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि सॉल्यूशन आया 2,0। क्लियर है बात, 10 सेकंड का काम है। अब दूसरी बात, अगर रेशियो इक्वल ना हो, देखिए जैसे कि ये है, तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, क्योंकि ये भी आपका आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 3/2 आ जाएगा, है ना, लिख के कर लेंगे अलग से। अब देखिए कोई सा रेशियो इक्वल नहीं है, जब रेशियो इक्वल नहीं है तब वैल्यू कैसे करते हैं, देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीख लीजिए।
पहले क्या करते हैं, एक्स वाले को छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हो गई। अब अपॉन में आ जाइए, ऊपर से नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9, ये आपका आया कितना 8 प्लस 9 अपॉन 16 में से 9 गया 7 यानी कि 17 अपॉन 7, ये x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 17 अपॉन 7। अब x की वैल्यू को इसी इक्वेशन में रखेंगे, 17 अपॉन 7 प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ पे आएगा 51 अपॉन 7 4y -6। अब 4y -6 माइनस 51 अपॉन 7, इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका, और ये 4 कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में। इट मींस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू जनरली आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू आ जाती है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आई है, जब क्वेश्चन में वहां देगा तो ऐसे देगा कि बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी x की, और जब छोटी सी वैल्यू आएगी तो एकदम रखने में एकदम आंसर निकलेगा। क्लियर। आधे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आधे ऐसे रहते हैं। इस प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 4 से 5 डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर। 4 से 5 नंबर आपके इससे पक्के हो जाते हैं यदि आप ये 3-4 बातें ध्यान रखते हैं। 3 कंडीशन मैंने आपको गिनवाई हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2, अगर इक्वल टू है, और c1 अपॉन c2 इक्वल, सॉरी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, तो आप ध्यान रखेंगे अद्वितीय हल है। तीनों इक्वल है तो अनेक हल है, और अगर दो इक्वल है तो शुरू के थर्ड वाला नॉट इक्वल टू है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस करके देखेंगे। जिन बच्चों से जो क्वेश्चन ना हो वो आप मुझे भेज देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी पूछता है, तो देखिए अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है हमसे, देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमसे इतना पूछ लेता है, एक होते हैं एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब भी कहीं आफ्टर आता है यानी बाद में, तो एज में प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। जब भी बिफोर आएगा तो एज से क्या कर देते हैं, यानी कि पहले, तो एज में से माइनस कर देते हैं। एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें फ्रैक्शन के यानी भिन्न के, और फ्रैक्शन में ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन में क्या करना होता है, पहले न्यूमरेटर लेट करते हैं अंश, और दूसरा डेनोमिनेटर लेट करते हैं हर, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन लिख लेते हैं यानी कि भिन्न। और भिन्न लिखने के बाद अब जो क्रिटिकल कंडीशन या जो भी कंडीशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दी गई होती हैं वो सारी लिख के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, और थर्ड हमारा आता है 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। तो देखिए 2 डिजिट नंबर या 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन में पहले यूनिट डिजिट मानते हैं यानी इकाई का अंक x, फिर मानते हैं टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक, और उसे y। तो नंबर क्या होता है अपना, देखिए दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाला अंक उसमें जोड़ते हैं, इस प्रकार नंबर निकलता है। अब जो भी क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दी हुई होंगी उसी हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर है बात इतनी। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाले तो बहुत कम से पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।